सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम के में स्वागत है। जैसा कि हम लोग कर्व पढ़ रहे थे, कर्व में हम लोग ने ट्रांजिशन कर्व को देख लिया था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं वर्टिकल कर्व। तो वर्टिकल कर्व में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वर्टिकल कर्व होता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हमको अपने हाईवे बनाना होता है, रोड कंस्ट्रक्शन करना होता है या फिर रेलवे का काम करते हैं, तो जब दो ग्रेडियंट एक साथ आपस में आके मिलते हैं तो वहां पे जो हम लोग कर्व प्रोवाइड करते हैं वो हमारा वर्टिकल कर्व होता है। तो इसमें फर्स्ट लिखते हैं कि ए कर्व यूज टू कनेक्ट two different two different ग्रेड लाइंस, या फिर ऐसा बोले ग्रेड लाइंस ऑफ रेलवेज और हाईवेज is called a vertical curve। तो बात समझ में आई कि वर्टिकल कर्व कब होगा? जब हमारे दो डिफरेंट टाइप्स की ग्रेडियंट लाइंस आपस में आके मिलती हैं, चाहे वो रेलवे की हो चाहे वो हाईवे की हो, तो वहां पे जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं कर्व वो हमारा वर्टिकल कर्व होता है। ठीक, अब ये वर्टिकल कर्व हमारा पैराबोलिक भी हो सकता है या फिर सर्कुलर भी हो सकता है। तो ए वर्टिकल कर्व may be circular और पैराबोलिक। ठीक, तो जो पैराबोलिक वर्टिकल कर्व होता है उसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसको हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके कई रीजन होता है। तो वो रीजन कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो ऐसा लिखें, द पैराबोलिक वर्टिकल कर्व द parabolic vertical curve is preferred more and invariably used because of the following reason। कौन कौन सा रीजन है ये देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट रीजन ये होता है कि जब हमारा जो पैराबोलिक वर्टिकल कर्व होता है वो टॉप पे फ्लैट होता है और उसमें हम लोग ज़्यादा लॉन्गर उसमें साइड डिस्टेंस प्रोवाइड होती है। तो साइड डिस्टेंस होने से ये होता है कि ड्राइवर को ज़्यादा दूर तक दिखाई देता है, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो फर्स्ट रीजन है कि इट इज फ्लैटर at the top and provides a longer sight distance greater the sight distance, lesser is the possibility of any accident। तो जितना ज़्यादा हमारा साइड डिस्टेंस होगा उतनी कम हमारी पॉसिबिलिटी हो जाएगी एक्सीडेंट होने की। ठीक है ना। तो ये तो था पहला रीज़न कि हम लोग पैराबोलिक कर्व क्यों प्रोवाइड करते हैं। सेकंड रीज़न होता है कि जो इसमें ग्रेड के चेंज होने की रेट होती है, दर होती है, वो यूनिफॉर्म होती है पूरे कर्व में, जिससे क्या होता है जो राइडिंग क्वालिटीज़ होती है, व्हीकल मूव करने की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड
is uniform throughout and therefore produces best riding क्वालिटीज। ठीक है, तो सेकंड डिसीजन भी समझ में आ गया होगा। थर्ड डिसीजन होता है इसमें कि इसकी जो कंप्यूटेशन वर्क होता है, जो भी हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, वो बहुत ही सिंपल होता है। तो इट हैज सिंप्लिसिटी इन कंप्यूटेशन वर्क। ठीक है, तो कैलकुलेट करना हुआ या कोई भी कैलकुलेशन वर्क है वो बहुत ही सिंपल हो जाता है, तो इसलिए हम लोग पैराबोलिक कर्व का यूज़ करते हैं। ठीक, अब बात आती है कि इसमें कुछ एक जनरल इक्वेशन भी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि पैराबोला है। तो जो जनरल इक्वेशन है, द जनरल इक्वेशन ऑफ अ पैराबोलिक कर्व y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस अल्फा। ठीक है ना, तो ये होती है इक्वेशन हमारी इसकी। अच्छा, अब बात करें कि हमारे होते कैसे हैं वर्टिकल कर्व, तो कैसे बनता है। देखिए, एक अपर ग्रेडियंट ये गया और एक लोअर ग्रेडियंट आके ये मिला, तो यहाँ से जो हम लोग कर्व प्रोवाइड कराएंगे यही हमारा वर्टिकल कर्व होगा। ठीक है, अब अपर ग्रेडियंट कैसा है, ये नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाने पे ये प्लस जी हो जाएगा, और ऊपर से ये आके नीचे उतर रहा है तो नीचे उतरने के लिए ये माइनस जी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये अपर ग्रेडियंट, ये लोअर। ठीक है ना, डाउनवर्ड ग्रेडियंट इसको बोलते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा वर्टिकल कर्व। अब बात आ रही जो ये y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस अल्फा आया है, अगर हम x इक्वल टू 0 कर दें, या ऐसा बोले कि y को हम डिफ्रेंशिएट कर दें किसके रेस्पेक्ट में, x के, तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू 2ax प्लस b। तो डिफ्रेंशिएट करने पे हमें ये आ जाएगा। अगर x की जगह हम लोग 0 पुट करें, तो या ऐसा बोले कि डबल डिफ्रेंशिएट कर दे, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा हमारा 2a ना, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 2a हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, तो जो हमारा b वाला आया था ना, ये देखिए, अब यहाँ पे जो हम लोगों का वैल्यू आई थी dy बाई डी एक्स की 2ax प्लस बी, अगर यहाँ पे x की जगह हम लोग 0 पुट करें तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स। अगर इस वैल्यू में सेकेंड इक्वेशन में हम लोग x की जगह 0 पुट कर दें तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब ये शो करता है कि जो कर्व का स्लोप है वो किसी पॉइंट पे भी आ सकता है, तो यहाँ से हमें ये शो हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक। अब बात आती है ये कि देख लीजिए कि अपवर्ड ग्रेडियंट क्या होता है, डाउनवर्ड ग्रेडियंट क्या है। जब किसी भी स्लोप पे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो अपवर्ड होता है, और ऊपर से नीचे उतरेंगे तो वो डाउनवर्ड ग्रेडियंट होता है। तो डाउनवर्ड है तो माइनस से शो करेंगे, और अपवर्ड है तो प्लस से शो करते हैं। ठीक है ना, ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालते हैं, टाइप्स ऑफ वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व हमारे कितने टाइप्स के होते हैं ये देख लेते हैं। सॉरी। तो वर्टिकल कर्व हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप है सबमिट कर्व, फर्स्ट होता है सबमिट कर्व, एंड सेकंड होता है सैग कर्व। सैग कर्व, इसी को हम लोग वैली कर्व भी कहते हैं, वैली कर्व भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो सबमिट कर्व क्या होता है ये देख लेते हैं। हेडिंग डालते हैं फर्स्ट सबमिट कर्व।
सबमिट कर्व। तो सबमिट कर्व हम लोग यहाँ पे सबमिट कर्व में तीन चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो लेकिन है क्या ये देखते हैं। जब हम लोग किसी भी कर्व की कॉन्वेक्सिटी ऊपर की तरफ रखते हैं तो वो हमारा सबमिट कर्व होता है। और यह नॉर्मली जो भी हमारी पहाड़ी होती है, जो भी हमारा माउंटेन होता है, हिल होता है, उसके टॉप पे लगाया जाता है कुछ इस प्रकार से। ये हमारी पहाड़ी है, इसके टॉप पे ऐसे कॉन्वेक्सिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा सबमिट कर्व होता है। ये हमारा प्लस जी हो जाएगा, ये हमारा माइनस जी ग्रेडेड हो जाएगा क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है ना, तो ये होता है सबमिट कर्व। अब बात आती है कि सबमिट कर्व में तीन केस होते हैं। तो ऐसे लिखें कि इट इज प्रोवाइडेड in one of the following three cases. फर्स्ट केस होता है इसमें when an upgrade is followed by a डाउनवर्ड। जैसा कि आप इसमें देखिए, ये जो हमारा अपवर्ड है ये आगे जाके फिर डाउनवर्ड हो रहा है। ठीक है ना, तो पहला केस तो यही हो गया। सेकंड केस इसमें बनता है कि जब हमारा स्टीपर अपग्रेड होता है वो फॉलोड होता है माइल्डर अपग्रेड से। मतलब कि व्हेन अ स्टीपर अपग्रेड is followed by milder upgrade। कि जब हमारा प्लस जी, क्योंकि स्टिप अपग्रेड है तो प्लस जी आगे जाके फिर प्लस जी हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि ये भी माइल्डर अपग्रेड है, तो वहां पे भी हम लोग सबमिट कर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे तीसरा केस बनता है जब हमारा माइल्डर डाउनवर्ड जो अपग्रेड होगा वो आगे जाके फिर स्टीपर डाउनवर्ड अपग्रेड में इंक्लूड हो जाए। तो व्हेन अ माइल्डर डाउनग्रेड is followed by a steeper डाउनग्रेड। ठीक है, तो ये तीन केस होते हैं आपके सबमिट कर्व के। इसी तरह सैग कर्व होता है। सैग कर्व, इसी को हम लोग वैली कर्व भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो सैग कर्व क्या होता है कि जब हम लोग जो हमारी कर्व की कॉन्वेक्सिटी होती है वो डाउनवर्ड हो जाए, नीचे की ओर हो जाए, तो वो उसको हम लोग सैग कर्व बोलते हैं। तो इसमें भी तीन केस बनते हैं। तो पहला केस होता है when a downgrade is followed by an upgrade। ठीक है। सेकंड, when a steeper downgrade is followed by milder downgrade। और थर्ड वन है when a milder upgrade is followed by a steeper upgrade। तो बात समझ में आई ना सबको।
कि क्या हो रहा है, देखो तीसरे केस में हो रहा है कि पहले हम लोग माइल्डर अपग्रेड में हैं, मतलब कि कम अपग्रेड हो रहा है, लेकिन आगे जाके वो कहीं स्टीपर अपग्रेड में मिला जा रहा है, इंक्लूड हो रहा है, तो वहाँ पे भी हम लोग सैग कर्व देते हैं। सेकंड केस है कि स्टीपर डाउनग्रेड में वो फॉलो कर रहा है माइल्डर डाउनग्रेड को। और वन है कि डाउनग्रेड इज फॉलोड बाई अपग्रेड, कि डाउनग्रेड है, पहले ढाल है नीचे की और फिर एकदम से ऊपर की तरफ ढाला जा रही है, ठीक है ना। तो ये तीन केस इसके बनते हैं, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं टोटल चेंज ऑफ ग्रेड। टोटल चेंज ऑफ ग्रेड। टोटल चेंज ऑफ ग्रेड। तो ग्रेड में टोटल चेंज आ रहा है, वो कैसे होता है कि हम जानते हैं कि अपग्रेड और डाउनवर्ड ग्रेड के का जो डिफरेंस होता है वो एल्जेब्रिक डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो वही हमारा टोटल चेंज कहलाता है। तो इसमें लिखें पहला पॉइंट कि द टोटल चेंज ऑफ ग्रेड is the algebraic difference of two grades। तो दो ग्रेड्स के बीच का जो भी टोटल चेंज होगा वो हमारा एल्जेब्रिक डिफरेंस होता है। अगर इसको एग्जांपल के तौर में समझे तो एग्जांपल लिख लो कि मान लो कि एक हमारा अपग्रेड है प्लस G1, ठीक है ना, ये हमारा अपग्रेड है, ठीक है। ये फॉलो कर रहा है -G2 डाउनग्रेड को, इज फॉलोड बाई -G2 परसेंटेज डाउन ग्रेड को, ठीक है। मतलब कुछ कंडीशन ऐसा बन रही है, देखो पहले अपग्रेड गया G1 का, फिर डाउन गया, ये प्लस G1 का ग्रेडियंट है और ये डाउनवर्ड का है -G2 का, ठीक है ना, ऐसा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमें टोटल चेंज निकालना है ग्रेड का, देन टोटल चेंज ऑफ ग्रेड इज तो पहले क्या है, पहले है हमारा G1, तो प्लस G1 माइनस G2 परसेंटेज, इसको भी परसेंटेज में लिख लो, ठीक है। ये तो इसको अगर हम लोग खोल दें तो G1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस G2 परसेंटेज। तो ये आ गया हमारा टोटल चेंज ऑफ ग्रेड। तो इतनी बात तो सबको समझ में आई होगी। अगर मान लो यही चीज़ कि पहले हमारा डाउनवर्ड अपग्रेड होता, तो इफ -G1 परसेंटेज ग्रेड इज फॉलोड बाई प्लस G2 परसेंटेज ग्रेड, देन टोटल चेंज ऑफ ग्रेड क्या होता, टोटल चेंज ऑफ ग्रेड इज ये होता आपका, पहले तो -G1 है, फिर एल्जेब्रिक डिफरेंस है, जो डिफरेंस मतलब माइनस, और ये प्लस G2, ठीक है, ये प्लस G2, तो मतलब कि माइनस कॉमन ले लो, G1 प्लस G2 परसेंटेज। ये समझ में आया क्या था, पहले -G1 का है तो -G1 ये गया नीचे, फिर प्लस G2 का अपग्रेड है, प्लस G2 का अपग्रेड है, ठीक है ना। तो इस तरह करके हमारा ये चीज़ निकल आएगा। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि टोटल चेंज ऑफ ग्रेड कैसा निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है कि लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व कैसे निकालते हैं। लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व, तो लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व निकालने के लिए हम जानते हैं कि है क्या, तो वर्टिकल कर्व की जो लेंथ होती है वो होती है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड के, ठीक है ना। तो ऐसे समझे कि लेंथ ऑफ कर्व इक्वल टू
लेंथ ऑफ कर्व इक्वल टू जो हमारे ग्रेड की टोटल चेंज आ रहा होगा, तो टोटल चेंज ऑफ ग्रेड, तो ग्रेड में कितना टोटल चेंज आ रहा है अपॉन जो भी हमारी ग्रेड का जो भी हमारा रेट चेंज हो रहा होगा, तो परमिसिबल रेट ऑफ चेंज ग्रेड, ठीक है ना। तो टोटल चेंज ऑफ ग्रेड कितना है हमारा, ये हमारा मान लीजिए कि प्लस G1 माइनस G2, ठीक है ना, ये परसेंटेज में है, अपॉन परमिसिबल रेट ऑफ चेंज क्या है, ये है हमारा R, ठीक है ना, स्मॉल r से हमने शो किया, लेंथ ऑफ कर्व L। तो इसको ऐसा समझे एग्जांपल के तौर में कि एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि दो ग्रेड है जिसमें एक है प्लस 1.5% का ग्रेड एंड सेकंड है माइनस 1.0% का डाउनग्रेड, ये एक दूसरे से आके मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व निकालनी है, ठीक है, लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व निकालनी है, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड दे रखा है एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड ऑफ 0.1%, ठीक है, पर 30 मीटर चेन, तो क्या होगा भाई बताओ लेंथ ऑफ कर्व। तो जैसा कि अभी मैंने बताया L इक्वल टू होता है कि टोटल चेंज ऑफ ग्रेड, तो एक तो है 1.5 प्लस में है माइनस 1.0 अपॉन R कितनी है, R है 0.1% में, और कितने मीटर चेन है, 30 मीटर की चेन है, तो 30 मीटर ये कर लो। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने पे आएगा 750 मीटर, ठीक है ना। तो हमें लेंथ ऑफ कर्व निकल आती है इस प्रकार, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है हमारे कि हम लोग सेटिंग आउट कैसे करें, ठीक है ना। तो सेटिंग आउट ऑफ वर्टिकल कर्व, सेटिंग आउट a vertical curve, ठीक है, सेटिंग आउट ऑफ अ वर्टिकल कर्व। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वर्टिकल कर्व का अपना डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, तो यहां से हम लोग कर्व प्रोवाइड करते हैं, इस पॉइंट को नाम दिया T1, इसको दिया T2, ठीक है, ये हो गया पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं I, ठीक, इस वाले पॉइंट को नाम दिया M और इसको नाम दिया हम लोगों ने H, ठीक। अब यहाँ पे बात होती है कि अगर हमें रिड्यूस लेवल ऑफ T1 निकालना हो, तो रिड्यूस लेवल ऑफ T1 तो क्या होगा, तो रिड्यूस लेवल ऑफ T1 जो होगा ये तो हमारा प्लस G1% है और ये हमारा माइनस G2% है, क्योंकि ये अपवर्ड है और ये वाला डाउनवर्ड ग्रेडियंट है, ठीक है ना। तो रिड्यूस लेवल ऑफ T1 निकालना है, इस पॉइंट का रिड्यूस लेवल निकालना है, तो हम जानते हैं कि रिड्यूस लेवल I जो होगा, रिड्यूस लेवल ऑफ I में से हम माइनस कर दें G1% में, तो इसको बटे 100 कर सकते हैं इनटू L, L क्या है, टोटल लेंथ L, ठीक है ना, तो L कर दो, ठीक, तो ये आ जाएगा रिड्यूस लेवल ऑफ T1। अगर इसी तरह हमें रिड्यूस लेवल ऑफ T2 निकालना है, तो फिर रिड्यूस लेवल ऑफ I हमें पता हो, इसमें से माइनस कर दें G2/100 इंटू L, ठीक है ना, तो यहाँ से रिड्यूस लेवल ऑफ T2 भी पता चल जाएगा। अगर हमें रिड्यूस लेवल ऑफ H निकालना हो, यहाँ का ये देखो ये H पॉइंट है, तो रिड्यूस लेवल ऑफ H तो क्या होगा, देखो रिड्यूस लेवल ऑफ T1 पता हो, में हम ऐड कर रहे हैं रिड्यूस लेवल ऑफ T2, ठीक है, और इसमें बटे 2 कर दो क्योंकि बीच में है,
ना, बटे 2 कर दो। रिड्यूस लेवल T1 पता हो प्लस रिड्यूस लेवल ऑफ T2 करो, इसका हाफ है बीच में तो हाफ कर दो, तो रिड्यूस लेवल ऑफ H हमें पता चल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक। अगर हमें IH पता करना हो, IH की वैल्यू, IH कहाँ है? ये पॉइंट है हमारा I और ये वाला पॉइंट है H। तो हमें IH की वैल्यू निकालनी हो तो रिड्यूस लेवल ऑफ I में से हम माइनस कर दें रिड्यूस लेवल ऑफ H। रिड्यूस लेवल ऑफ I में से माइनस कर दे रिड्यूस लेवल ऑफ H, तो हमें IH की वैल्यू पता चल जाएगी। मान लेते हैं कि H की वैल्यू है, एग्जाम्पल सपोज कर लो कि H की वैल्यू है 100 और रिड्यूस लेवल ऑफ I है हमारा 120। तो 120 माइनस 100 करेंगे तो हमें ये 20 की डिस्टेंस जो होगी 20 मीटर की पता चल जाएगी। ये तो समझ में आ गया ना? ठीक है, ये करना है IH निकालने के लिए। अगर IM निकालना हो, IM क्या है देखो, IM ये I और ये बीच वाला पॉइंट M, ये निकालना तो क्या करेंगे IM निकालने के लिए हम IH जो भी आएगा 20 मीटर जैसा है उसका बटे 2 कर दो, तो हमें IM की वैल्यू पता चल जाएगी ना। IM इसके बीच में है, हाफ में, तो IH जो आएगा बटे 2 कर दो, IM की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है ना। अगर हमें मान लें कि हम ऑफसेट प्रोवाइड करते हैं कर्व में, अगर ऑफसेट प्रोवाइड करें तो चलिए यहाँ पे ऑफसेट प्रोवाइड करते हैं हम लोग। ये ऑफसेट दे दिया हमने ये, ठीक है ना। इस ऑफसेट की वैल्यू है हम मानते हैं y1 और T1 से हम लोग x1 डिस्टेंस पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये x1 की दूरी पे हमने प्रोवाइड किया। तो फॉर द कैलकुलेशन of offset to the curve, let y1 by the offset at distance x1 दूरी पे हमने मान लिया, ठीक है ना। तो x1 आने पे देखो y1 अपॉन IM हो जाएगा और x1 स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर हो जाएगा। कैसे? ये देखो यहाँ से ये y1 है ना, ये अपना y1 है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये y1 है, ठीक है ना, ये y1 है, तो ये IM के सापेक्ष है, तो y1 अपॉन IM कर लिया। और L क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ठीक है, यहाँ तक की दूरी L है, तो अपॉन x1 का स्क्वायर अपॉन L का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो समझ में आ गया ना। ठीक, तो यहाँ से अगर हमको y1 की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगी, x1 अपॉन L का होल स्क्वायर, क्योंकि L स्क्वायर है, इंटू IM कर लो, ठीक है ना। तो इस तरह y1 निकल आएगा। मान लो अगर इसी में आगे हमें और ऑफसेट प्रोवाइड होते, ये वाला होता y2, ठीक है, ये ऑफसेट हमें प्रोवाइड है कितनी डिस्टेंस पे, x2, यहाँ तक कि डिस्टेंस x2 मान लेते हैं, तो y2 कैसे निकालते हैं, y2 सेम टू सेम ऐसे ही निकालते, x2 अपॉन L का होल स्क्वायर इंटू IM, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी सबको। और हमने लेंथ ऑफ कर्व भी निकाला है, कैसे, G1 माइनस G2 अपॉन R से, तो हमने यहाँ से लेंथ भी निकाल ली। अगर हमें लेंथ ना निकाल के हमें R की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, G1 माइनस G2 अपॉन L से, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग R भी निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लोग अपने कर्व को सेटिंग आउट कर लेते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये वर्टिकल कर्व अच्छे से समझ में आया होगा कि वर्टिकल कर्व क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, ठीक है, लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो गाइस तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। अगर आप हमारे वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल में नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।